कहानी है, इसका शीर्षक है कोई बात नहीं। बाकी साथी जुड़ते रहेंगे। जो लोग जुड़ गए हैं उनके साथ ही हम शुरू करते हैं। उसका बायोडाटा मेरे सामने पहुंचा तो मैं चौंका। सबसे पहले उसकी तस्वीर पर नजर गई, अटक गई। अचानक मुंह से निकला, यह यहां कैसे? उसकी तस्वीर को देखता रहा। कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही? क्या यह वही है जिसे मैं जानता हूं? हाँ, बिल्कुल वही है। एक साथ कई विचार, कई सवाल और ढेर सारे दृश्य मन में उभरते गए। मगर सबसे ऊपर नकार का भाव था। एक क्षण भी नहीं लगा होगा जब मैंने तय कर लिया कि इसे नहीं रखना है। पान की दुकान पर उससे प्रायः रोज मुलाकात हो जाती है, सिगरेट फूंकते हुए। देखता तो मैं उसे बहुत पहले से आ रहा हूं, पर बात कुछ दिनों पहले ही शुरू हुई। पहली बार देखकर ही धारणा दृढ़ हो गई कि जरूर यह चर्सी है। उसकी आंखों में मुझे अजीब तरह का खालीपन नजर आया। इस उम्र के लड़कों की आंखों में जैसी कोमलता, जैसी चमक होनी चाहिए, जो आकर्षण होना चाहिए, वह उनमें नहीं दिखा। ऐसा सूनापन जरूरत से ज्यादा नशा करने वालों की आंखों में ही होता है। उसके चेहरे पर असमय गंभीरता चढ़ बैठी थी। भीतर से जैसे बुदबुद शुरू हुई। आजकल के लड़के दिशाहारा, नशेड़ी होते जा रहे हैं। उनमें महत्वाकांक्षा तो बहुत है, पर पैर जमीन पर टिकाकर खड़े नहीं हो पाते। अपनी क्षमता और योग्यता के मुताबिक चलने की कोशिश नहीं करते। दम 10 कदम चलने का नहीं और ख्वाब मैराथन जीतने का देखते हैं। नशे में डूबे रह देखना उनकी फितरत होती गई है। अपने से बातें करते रहना या फिर दूसरों से कुछ ज्यादा ही बातें करना इनकी आदत बन गई है। दूसरों की सुनने का धैर्य कम, अपनी कहने की हड़बड़ी उनमें ज्यादा है। हकीकत यह भी है कि वे लगातार एक तरह की संवादहीनता से घिरे रहते हैं। इस तरह उनके चेहरे की मासूमियत बहुत जल्दी खो जाती है। ऐसे लड़कों को देखता हूं तो मुझे अपने बेटे पर शक होने लगता है। जब वह अपने दोस्तों के साथ समय बिताकर शाम को देर से घर लौटता है तो मैं उसे गौर से देखता हूँ। उसकी आंखों को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। हर समय भय बना रहता है कि कहीं वह भी किसी चर्सी, किसी नशेड़ी गिरोह का संग साथ तो नहीं कर रहा। यह तो पता है कि वह सिगरेट पीता है। घर में खुलेआम नहीं पीता, इसलिए किसी न किसी बहाने बाहर निकल जाता है। दोस्तों के साथ ज्यादा समय बिताता है, पर पता नहीं किस तरह की संगत हो गई है उसकी। हम दोनों पति पत्नी चूंकि नौकरी करते हैं, घर में नौकर के भरोसे बच्चों को छोड़ रखा है। हमें घर लौटने में रोज देर हो जाती है। हमारे पीछे से वे किस संगत में पड़ गए हैं, पता करना मुश्किल है। ओह, मैं किन ख्यालों में खो गया। उसकी तस्वीर को देखकर मेरी धारणा क्यों फिर बुदबुद करने लगी। क्या अब मैं बुढ़ापे की ओर बढ़ रहा हूं, इसलिए नौजवानों से ईर्ष्या होने लगी है? यह क्या हो रहा है मेरे साथ? ऐसा तो नहीं था। मैं तो नौजवानों की ऊर्जा की सराहना करता रहा हूँ। उनमें नई नई संभावनाएं तलाशता रहा हूँ। इसीलिए तो मेरे साथ काम करने वाले लड़के मुझसे दोस्ताना महसूस करते रहे हैं। फिर अचानक यह क्या होने लगा है मेरे साथ? खुर्दबीन लेकर नौजवानों में कमियां ही क्यों तलाशने लगा हूँ? नहीं नहीं, हर नौजवान में कमी कहाँ तलाशने लगा हूं मैं। शायद उस लड़के से मुझे चिढ़ हो गई है, इसीलिए ऐसे विचार मन में आ रहे हैं। मैंने खुद को संयत किया, अपने आप को डपटा कि मुझे प्रोफेशनल तरीके से उसका बायोडाटा देखना चाहिए। जरूरी नहीं कि पहली नजर का असर ही आखिरी हो। कितनी बार पहली नजर का असर बाद में बदलता भी तो है। फिर मैं क्यों पहले प्रभाव में हूं? कितनी बार तो उससे बातें हुई हैं। हर बार उसकी बातें, उसके तर्कों ने प्रभावित किया है। उसके बोलने का ढंग पसंद आया है। कहीं से भी उच्छृंखल या किसी सबवे की सीढ़ियों पर पड़े नशेड़ियों जैसा नहीं लगा। फिर भी एक दूरी ही क्यों उससे बनी रही? आज तक यह जानने की जिज्ञासा क्यों नहीं हुई कि वह है कौन, कहाँ रहता है, क्या करता है, उसका नाम क्या है?
अरे हाँ, नाम। नाम क्या है उसका? बायोडाटा के ऊपर नजर डाली, नाम पढ़ा, अनिमेश। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करने के बाद मार्केटिंग में MBA किया है। पढ़ाई लिखाई तो अच्छी है उसकी, शौक में सिर्फ एक पंक्ति लिखी है, गाड़ियों से बातें करना। दिलचस्प। हमारे लिए काम का हो सकता है। असिस्टेंट मार्केटिंग मैनेजर के लिए हमने जो योग्यता तय की है वह सब कुछ है इसमें। इसीलिए तो स्क्रीनिंग कमेटी ने इसका बायोडाटा छांट कर देखने के लिए मेरे पास भेजा है। एक बार बुलाकर बात कर लेने में हर्ज ही क्या है? क्या पता जिसे बाहर देखकर हम कोई धारणा बना बैठते हैं वह प्रोफेशनल तौर पर वैसा ना हो। अगर हुआ तो हमारा क्या, निकाल बाहर करेंगे, इंटरव्यू में ही रिजेक्ट कर देंगे। नहीं, इंटरव्यू बोर्ड में मैं भी तो होऊंगा। मुझे देखकर वह खुश हो जाएगा, उम्मीदें पाल लेगा। क्या पता सिफारिश लेकर घर तक पहुंच जाए। नौकरी पाने के लिए आजकल लोग क्या क्या नहीं करते। क्या पता वह भी रोज रोज दिख करे, पान की दुकान पर ही खुशामद करनी शुरू कर दे। फिर क्या पता इंटरव्यू में बातचीत अच्छी कर जाए और बोर्ड के दूसरे मेंबर प्रभावित होकर उसे रखने का फैसला कर लें। फिर तो यह मेरे गले पड़ जाएगा। आखिरकार मार्केटिंग टीम मेरी निगरानी में ही काम करती है। यह भी करेगा। जो आदमी मेरे साथ पान की दुकान पर सिगरेट फूंकते हुए दुनिया जहान की बातें करता रहा हो, वह मेरे मेरे नीचे काम करने में कितना अनुशासन मानेगा, कहना मुश्किल है। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरा दफ्तरी अनुशासन भंग करे। नहीं, पहली ही सीढ़ी पर इसे रोक देना ठीक है। पान की दुकान तक इससे मिलना जुलना ठीक है, दफ्तर की नजदीकी ठीक नहीं। मन में तर्क वितर्क चलते रहे। आखिरकार मैंने उसका बायोडाटा निकाल कर किनारे रख दिया। दूसरे कैंडिडेट्स के बायोडाटा उलटने पलटने लगा। कुल 4 लोग रखे जाने थे। इस हिसाब से स्क्रीनिंग कमेटी ने 16 लोगों के बायोडाटा छांट कर मेरे पास भेजे थे, जिन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाना था। सबके बायोडाटा पलटते हुए मैंने अंदाजा लगा लिया था कि इनमें से कौन हमारे काम का हो सकता है। वैसे इतने सालों के अनुभव के बाद मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि बायोडाटा देखकर ही अंदाजा लग जाता है कि कौन हमारे काम का हो सकता है और कौन नहीं। इंटरव्यू से किसी के कौशल को आंकना मुश्किल है। उससे तो सिर्फ तनख्वाह वगैरह तय करने में मदद मिलती है। जरूरी नहीं कि जो इंटरव्यू में आपके सवालों का अच्छी तरह जवाब दे, अपनी बातों से प्रभावित कर ले, वह अपने काम से भी आपको प्रभावित कर सके। इसके उलट भी अनुभव रहा है कि जो इंटरव्यू में अच्छी बातें नहीं कर पाता वह काम में ज्यादा कुशल साबित हुआ है। खैर, अपने अनुभव और कर्मचारी रखने के अपने अपने पैमाने हैं। सबके बायोडाटा देखने के बाद मैंने किनारे रखे अनिमेश के बायोडाटा को भी वापस लेकर सबके साथ रख दिया। मेरी अंतरात्मा ने कहा, इस तरह अपनी धारणा के आधार पर इसे रिजेक्ट करना ठीक नहीं। बाकी कैंडिडेट्स में अनिमेश का बायोडाटा सचमुच दमदार था। मैंने घंटी बजाई, सहायक को सारे बायोडाटा लौटाते हुए कहा, ठीक है, बुला लो सबको। एक दिन 4 से ज्यादा लोग ना हो। हाँ, कैंडिडेट्स के बीच कम से कम 1 घंटे का अंतर रखो, उसी हिसाब से सबको टाइम दे दो। मगर अनिमेश का चेहरा मेरे दिमाग में घूमता रहा। शाम को काम निपटाकर घर के लिए चला तो उससे पिछली मुलाकातें याद आती रही। घर के पास एक पान की दुकान है, वहां से मैं बरसों से अपनी पसंद की सिगरेट खरीदता आ रहा हूँ। वह खास मेरे लिए 555 मंगाता है। रात को खाना खाने के बाद उसकी दुकान पर जाता हूँ, सिगरेट का पैकेट लेता हूँ, वहीं खड़े होकर एक सिगरेट पीता हूँ और पान मसाला चबाते हुए घर लौट आता हूँ। अनिमेश भी उसी दुकान पर सिगरेट पीने आता है। लंबे समय से हम एक दूसरे को देखते आ रहे थे, पर बातचीत नहीं हुई थी। उन दिनों बिहार में विधानसभा के चुनाव चल रहे थे। अखबारों में और टीवी चैनलों पर एग्जिट पोल के सर्वेक्षण आने लगे थे। उस दिन इन सर्वेक्षणों को लेकर पान की दुकान पर अनिमेश के साथ कुछ लोगों के तर्क वितर्क चल रहे थे। हमारे देश में चुनावों के समय पान का दृश्य आम होता है। हर कोई अपने ढंग से विश्लेषण करता रहता है। मैंने रोज की तरह सिगरेट जलाई और पीते हुए वहां खड़े लोगों की बातें सुनने लगा। अनिमेश का दावा था कि सारे सर्वेक्षण अनिमेश का दावा था कि सारे सर्वेक्षण झूठे साबित होने वाले हैं। मुझे उसका दावा दिलचस्प लगा था, मगर उसकी बात से वहां कोई सहमत नहीं था। सब उसके दावे को सिरे से खारिज कर रहे थे।
पर अनिमेष का तर्क मुझे वाजिब लगा कि इस तरह किए जाने वाले सर्वेक्षण वैज्ञानिक नहीं रह गए हैं। पिछले कुछ कुछ सालों से मतदाता का मिजाज बदला है और चुनाव प्रक्रिया के दौरान हर पल बदलता रहता है। जाति धर्म के समीकरण भी बहुत स्थायी नहीं रह गए हैं। विकास और भ्रष्टाचार के मुद्दे प्रभावित जरूर करते हैं, पर मतदाता अब तात्कालिक नहीं बल्कि आगे की स्थितियों का आकलन करके मतदान का फैसला करने लगा है। इसलिए सर्वेक्षण एजेंसियों को चकमा देता रहता है। फिर सर्वेक्षण एजेंसियां भी निरपेक्ष नहीं रह गई हैं, सबके अपने राजनीतिक रुझान हैं। इसीलिए पिछले कई सर्वेक्षण फेल हो चुके हैं। फिर सर्वेक्षण का व्यावहारिक तरीका क्या हो सकता है? मैंने अचानक सवाल किया था। उसके लिए थोड़े श्रम की जरूरत है। कुछ कार्यकर्ताओं के जरिए बने बनाए फार्म पर आंकड़े जुटाने का तरीका भरोसेमंद नहीं रह गया है। जब तक राजनीतिक विशेषज्ञ खुद अलग अलग इलाकों में घूमकर लोगों के मन मिजाज का अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक जमीनी हकीकत का अंदाजा लगाना मुश्किल होगा। अब हर बूथ का रुझान जानना जरूरी है। राजनीतिक पार्टियां भी अब हर बूथ के हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाने लगी हैं। जब तक हर बूथ का सही सही रुझान पता नहीं चलेगा, भ्रामक आंकड़े आते रहेंगे, अनिमेष ने कहा था। पर क्या आपको लगता है कि विशेषज्ञों के लिए इस तरह सीधे मैदान में उतरकर व्यापक सर्वेक्षण करना संभव होगा? मैंने कहा था। इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस थोड़ी धूल फांकनी पड़ेगी। जो विशेषज्ञ कुछ धूल फांकते हैं उनके सर्वेक्षण ज्यादा भरोसेमंद साबित होते हैं। इस बार भी यही होगा, आप देख लीजिएगा, अनिमेष ने बड़े संयत स्वर में दावा किया था। बहस में शामिल लोगों को बातचीत का यह तकनीकी पहलू शायद अरुचिकर लगने लगा था। इसीलिए उन्होंने जैसे आम सहमति से यह कहकर सभा भंग कर दी थी कि चलो भाई, हफ्ते भर की बात है, नतीजे सबके झूठ सच का फैसला कर देंगे। उस दिन के बाद से हम दोनों में हाय हलो छिटपुट संवाद का सिलसिला शुरू हो गया था। फिर भी मैंने हमेशा उससे एक दूरी ही बनाए रखी, उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं की। कभी कभार वह मुझसे मजाकिया अंदाज में भी कुछ कहता। एक दिन उसने मुझसे पूछा था, अंकल मैं देखता हूं कि आप एक ही ब्रांड की सिगरेट खरीदते हैं, कितने सालों से पी रहे हैं इसे? मैंने याद करने की कोशिश की, शायद 12-15 सालों से। उसकी टिप्पणी थी, फिर तो आपको कई बार परेशानी भी होती होगी। अगर कभी किसी ऐसी जगह जाना पड़ता होगा जहां इस ब्रांड की सिगरेट नहीं मिलती तो आपको बड़ी बेचैनी होती होगी। हाँ होती तो है, मगर मैं अपना कोटा साथ लेकर चलता हूं, उसने मजाकिया टोन में कहा था। जब हम अपने को किसी एक चीज से बांध लेते हैं तो मुश्किलें तो होती ही हैं, चाहे वह सिगरेट की ब्रांड ही क्यों ना हो। तब मैं बस हंस दिया था, मगर सोचता रहा कि उसकी बात तो ठीक है। नई पीढ़ी के लड़के किन किन बातों को किस किस तरह दर्शन बना देते हैं, मैं हैरान हुआ। खैर, इस तरह पान की दुकान पर उससे मेरी मुलाकातों और छिटपुट बातें होती रही। उसका इंटरव्यू पहले ही दिन था। इंटरव्यू में तो उसने गजब कर दिया। इंटरव्यू में मेरे साथ एचआर के मिस्टर सोढ़ी और मार्केटिंग में मेरे सहयोगी मिस्टर जोशी भी बैठे थे। इंटरव्यू बोर्ड में मुझे देखकर उसके चेहरे पर एक क्षण को हैरानी का भाव जरूर उभरा था, मगर उसने किसी भी तरह से जाहिर नहीं होने दिया कि वह मुझे जानता है। एक सामान्य कैंडिडेट की तरह ही सवालों का जवाब देता रहा। जैसा कि हमारी कंपनी में चलन है, हम कैंडिडेट को सहज रूप से बातचीत कर सकने की स्थिति में लाने के लिए पहले उसका बैकग्राउंड पूछते हैं, उसके व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। बातचीत मिस्टर सोढ़ी ने शुरू की। तो मिस्टर अनिमेष, अपने बारे में कुछ बताइए। उसने एक लंबी सांस ली और बोलना शुरू किया। मेरे पापा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, माँ स्कूल टीचर, दोनों सादा जीवन उच्च विचार टाइप के सिद्धांतों में यकीन करने वाले। मेरा एक छोटा भाई है, वह वह अभी कॉलेज में है। वह भी पापा मम्मी पर गया है। मैं ही घर में सबसे बड़ा बिगड़ैल था। था मतलब अब नहीं है? मिस्टर सोढ़ी ने चुटकी लेने के अंदाज में सवाल किया। मिस्टर सोढ़ी इस तरह बात को पकड़ने और मोड़ देने के लिए हमारे दफ्तर में मशहूर हैं। कब किस बात को किस दिशा में मोड़ दें कोई अंदाजा नहीं लगा सकता।
नहीं, अब नहीं हूं। अब एक जिम्मेदार आदमी बन गया हूं, उसने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा। ऐसा आप मानते हैं या इसका कोई सबूत भी है? मिस्टर सोढ़ी ने कुरेदा। सबूत भी है? मेरे पापा सोशल साइंस के जाने माने प्रोफेसर थे। कई किताबें लिखी हैं उन्होंने। वे ज्यादातर वक्त अपने रिसर्च में खोए रहते। हर वक्त थे। अपने विद्यार्थियों में खासे लोकप्रिय थे। देश विदेश के सेमिनारों में बुलाए जाते। कह लें कि वे घर में कम बाहर ज्यादा रहते थे। मगर उनकी चिंता सबसे ज्यादा अपने बच्चों को लेकर रहती। वे चाहे समाज की स्थितियों समस्याओं को जिस भी कोण से व्याख्या कर लें, पर अपने बच्चों के मामले में निहायत भारतीय पिता थे। टिपिकल इंडियन फादर। कंजर्वेटिव नहीं, खुले मिजाज के, पर इमोशनल। हमें थोड़ी सी भी तकलीफ हो जाए तो परेशान हो जाते थे। मुझे याद है कई बार उन्होंने अपनी विदेश यात्रा इसलिए रद्द कर दी कि हम में से किसी को बुखार था, या फिर हम में से किसी ने जिद पकड़ ली थी कि वे हमारे साथ समय बिताएं, कहीं बाहर घूमने चलें। ऐसी जिद हालांकि मम्मी कम ही करती, मैं ज्यादा करता था। मैं अक्सर उनसे शिकायत करता कि पापा, आपको तो अपने परिवार की चिंता रहती नहीं, बस अपने काम से मतलब है। जब जब मौका मिलता है बाहर निकल लेते हैं। कभी यह भी नहीं सोचते कि हमारी भी कुछ ख्वाहिशें हैं, हम भी आपके साथ समय बिताना चाहते हैं, कहीं घूमना फिरना चाहते हैं। मम्मी कुछ नहीं कहती, इसका मतलब यह तो नहीं कि उन्हें आपके साथ घूमने फिरने का मन नहीं होता। पापा चुपचाप मेरी बात सुन लेते, कुछ नहीं बोलते। अगले दिन जब यूनिवर्सिटी से लौटते तो चुपके से मम्मी को बताते कि अमुक दिन अमुक जगह घूमने चलेंगे। मैं मम्मी हैरानी से पूछती कि आपके बाहर जाने के प्रोग्राम का क्या हुआ? तो वे बस इतना कहते, मैंने उन लोगों को मना कर दिया। इसके लिए मम्मी पापा को झिड़कती, उन पर दोषारोपण करती कि आप इस तरह बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। आप उनकी हर जिद मानेंगे तो वे और जिद करेंगे। उन्हें समझने दीजिए कि उनकी हर जिद पूरी नहीं की जा सकती। मगर पापा चुपचाप मम्मी की बात सुन लेते, करते वही जो मुझे पसंद था। इस तरह पापा की भावनात्मक कमजोरी का सबसे अधिक फायदा मैं उठाता। कोर्स की किताबें पढ़ने में मेरा मन नहीं लगता था। ज्यादातर समय मैं मौज मस्ती में बिताना चाहता था। मम्मी चिल्लाती रहती कि पढ़ाई कर लो, मगर मैं उनकी बात कहाँ सुनने वाला था। पापा घर में होते तो मैं और आजाद महसूस करता। मम्मी पढ़ाई के लिए डांटती तो मैं पापा को पटा लेता। पापा मम्मी को समझा देते। स्कूल के बाद मेरा ज्यादातर समय बाहर दोस्तों के साथ घूमने, सिनेमा देखने, खाने पीने, मौज मस्ती में बीतता। कोई न कोई बहाना बनाकर पापा से पैसे मांगता रहता और वे दे देते। इस तरह अपने दोस्तों के बीच मैं सबसे अमीर था। अनिमेष धारा प्रवाह बोले जा रहा था। वह इस तरह बोल रहा था मानो इंटरव्यू न दे रहा हो, किसी अंतरंग से अपने मन की बातें साझा कर रहा हो। शून्य में ताकते हुए जैसे अतीत में खो गया था, जैसे पहली बार वह अपने मन की गांठें खोल रहा था। उसके बोलने में कुछ ऐसा जादू था कि हम तीनों चुपचाप उसके चेहरे पर नजरें गड़ाए उसे सुने जा रहे थे। उसने एक गहरी सांस ली और अपने बारे में फिर से बताना शुरू किया। दरअसल मैं पापा का पैम्पर्ड बच्चा था। उन्होंने मुझे कभी कोई कमी महसूस नहीं होने दी। मगर जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, पापा से अपनी सारी जरूरतें पूरी करवाना अपना अधिकार मानने लगा। हाई स्कूल पास करते करते तो मेरी ख्वाहिशें इतनी बढ़ गई थीं कि उन्हें उन्हें पूरा करने में पापा को भी असुविधा होने लगी थी। मगर वे थोड़ी ना नुकुर के साथ पूरी करते ही। अब स्कूल में कम, दोस्तों के साथ बाजार में मेरा मन ज्यादा लगने लगा था। सिगरेट पीना तो मैंने 9वीं क्लास से ही शुरू कर दी थी। हर नया तकनीकी उपकरण मुझे चाहिए था। ब्रांडेड कपड़े मेरी कमजोरी बन गए थे। पापा को जितनी सादगी पसंद थी उतना ही मैं फैशन में यकीन करता था। दरअसल मुझे अपनी जरूरत से ज्यादा दोस्तों पर प्रभाव जमाने की गरज से चीजें चाहिए थी। स्कूल से शिकायतें आती कि मैं पढ़ाई पढ़ाई पर कम ध्यान दे पाता हूँ। मम्मी को बहुत गुस्सा आता। वे बोलना शुरू करती तो बोलती ही रहती, जब मौका मिलता बोलना शुरू करती। एक बात को लेकर कई कई दिन तक मौका देखकर नसीहत देती। पापा की प्रतिष्ठा का हवाला देती। मेरे भविष्य को लेकर डराती। मगर दोस्तों पर जादू बिखेरने का जो नशा मुझ पर चढ़ा था, उसमें मम्मी की बातों का कोई असर नहीं होता। जिस तरह हमारे मामले
में पापा टिपिकल इंडियन फादर थे, वैसे ही मम्मी को लेकर मैं टिपिकल इंडियन बेटा था। माँ की बातों को मजाक उड़ा देना, उनकी बातों पर नाराज होकर उन्हें चुप करा देना मुझे खूब आता था। पापा यूं तो ज्यादातर चुप ही रहते, यही जाहिर करते कि उन्हें मुझे लेकर कोई चिंता नहीं है, पर जब कभी मम्मी ज्यादा दुखी हो जाती तो उनसे सहन नहीं होता और वे बड़े संयत स्वर से मुझे देर तक समझाते रहते। कई बार मुझे बड़ी हंसी आती कि मुझे समझाते समय वे समाज विज्ञान के सिद्धांतों का इस्तेमाल करते। मैं उनकी बातों को उनके सामने ही मजाक में उड़ा देता। खैर, पढ़ाई में भले मेरा मन नहीं लगता था, पर कुछ ऐसे नुस्खे मैंने सीख लिए थे जिससे हर परीक्षा पास कर जाता। परीक्षा पास करने के लिए दरअसल बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं होती। परीक्षा पास करना एक ट्रिक है। वह ट्रिक मुझे आती थी। चूंकि पापा मम्मी को आम परिवारों की तरह अपने बच्चों से बहुत लंबी चौड़ी ख्वाहिशें नहीं थी, हमसे जुड़े उनके बहुत बड़े सपने नहीं थे, इसलिए मेरे परीक्षा पास कर लेने भर से वे संतुष्ट हो जाते थे। हाँ, पापा हमेशा एक बात पर जरूर बल देते थे कि अच्छे अच्छे नंबर चाहे न लाओ, पर अच्छे इंसान बनने की कोई भी शर्त पूरी करना नहीं छोड़ना। परीक्षा में फेल हो जाओगे, वह हम सहन कर लेंगे, पर तुम्हारा बुरा इंसान बनना हमसे कभी बर्दाश्त नहीं होगा। मगर मेरा मानना था कि यह दर्शन तो हर माँ बाप बघाड़ता रहता है। दरअसल हकीकत में उसकी ख्वाहिश यही होती है कि उसके बच्चे ऐसा कुछ करें, यानी ऐसी कोई नौकरी करें जिससे वे समाज में गर्दन सीधी करके घूम सकें। इसलिए मैं पापा की इस नसीहत पर बहुत कान नहीं देता था। उम्र बढ़ती गई, दोस्तों के साथ मौज मस्ती बढ़ती गई। +2 पास किया, इंजीनियरिंग में दाखिले का टेस्ट दिया, पास कर गया। आईआईटी खड़गपुर में दाखिला मिल गया। जो लोग मुझे आवारा समझते थे, उन्हें हैरानी हुई कि आईआईटी खड़गपुर में मेरा दाखिला भी हो सकता है। सारे पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने मेरी आवारगी को नजरअंदाज कर मेरी योग्यता की तारीफ की। पापा मम्मी का मान रह गया। मगर अब मैं महसूस करता हूं कि पापा मम्मी की मुश्किलें उसके बाद बढ़ी। आईआईटी खड़गपुर में दाखिले के बाद मैं एक तरह से नशेड़ी हो गया था। पढ़ाई लिखाई को लेकर कोई शिकायत तो नहीं आने दी, पर शराब पीने की लत ऐसी लग गई कि शाम होते ही बेचैन हो उठता। छुट्टी वाले दिन 24 घंटे धुत रहने लगा। जो पैसे पहले ब्रांडेड कपड़ों और दूसरी चीजों पर खर्च करता था, वह महंगी शराब पर खर्च करने लगा। दुनिया भर की शराबों पर मैंने रिसर्च कर डाली थी और सनक सी सवार रहती थी मुझ पर कि दुनिया की कोई भी ऐसी शराब नहीं बचनी चाहिए जिसका स्वाद मैं न ले सकूं। वह शौक अब भी है या कुछ कम हुआ है? मैंने पूछा। उसने लंबी सांस ली और बोला, पीने के सारे शौक मैंने पढ़ाई के दौरान ही पूरे कर लिए। अब तो छूता भी नहीं, इच्छा ही नहीं होती, बस सिगरेट पीता हूँ। पापा मम्मी ने तो बहुत कोशिश की थी मेरी शराब छुड़ाने की, बहुत काउंसलिंग कराई, इलाज कराया, पर तब नहीं छूटी। दरअसल जब तक हम खुद न छोड़ना चाहें तब तक कोई नशा छूटता नहीं। सारे उपचार इसलिए फेल हुए कि मैंने खुद पीना छोड़ना नहीं चाहता। फिर छोड़ा कैसे और क्यों? मैंने पूछा। बस एक दिन ऐसा हुआ कि पीने का मन ही नहीं हुआ, फिर कभी नहीं हुआ। मैंने इस बारे में कभी सोचा भी नहीं कि ऐसा क्यों हुआ, पर हुआ। इसका कारण भी हो सकता है। इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने एमबीए करने का फैसला किया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई मैंने नौकरी करने के मकसद से नहीं की। दिलचस्पी पैदा हो गई थी। कारों की टेक्नोलॉजी का अध्ययन करना जैसे मेरा पैशन हो गया था। हर समय मैं कारों पर रिसर्च करता रहता। इसलिए उसके बाद से पढ़ाई के लिए मैं सिर्फ किताबी नहीं, व्यावहारिक पहलुओं को जानने समझने का एक माध्यम बन गई थी। आप हैरान होंगे कि रात को जब मैं खूब पी लेता तो प्रोफेसर्स कॉलोनी की तरफ निकल जाता और वहां खड़ी गाड़ियों से बातें करता। लोग मुझे नशेड़ी मानकर या तो मजाक उड़ाते या फिर कोसते हुए आगे बढ़ जाते। मगर राज की बात बताऊं कि गाड़ियां भी मुझसे बात करती।
मैं उनके साइलेंसर को सूंघ कर जान लेता कि किस गाड़ी का मालिक उसे ठीक से चलाता है और कौन ठीक से नहीं चलाता, कौन समय पर सर्विसिंग कराता है और कौन नहीं कराता। खैर, इंजीनियरिंग करते हुए ही मैंने ठान लिया था कि इसके बाद मार्केटिंग की पढ़ाई करूंगा, गाड़ियों के बाजार को समझूंगा। पापा मम्मी चाहते थे कि इंजीनियरिंग करके मैं कोई तैयारी नौकरी करूं, फिर शादी वादी करके गृहस्थी बसाऊं। माँ की आंखों में बहू बहू और पोते के सपने रह रह कर तैर उठते, मगर शायद उन्हें यह नहीं पता था। उसकी आंखों में पानी उतर आया था, मगर वह बड़ी कुशलता से उसे आंखों आंखों में पी गया। उसका बायोडाटा पढ़कर हम पहले से जानते थे कि उसके मम्मी पापा अब जीवित नहीं हैं, पर अनिमेष की बातों से हम में दिलचस्पी हुई कि कुछ न कुछ ऐसा असामान्य हुआ होगा जिसने इसे आहत किया है। मैंने उसे सामान्य करने के लिए पूछा, क्या हुआ था, क्या हुआ था आपके मम्मी पापा को? मैंने पापा से प्रॉमिस लिया था कि जब मैं एमबीए कर लूंगा तो वे मुझे मुझे मेरी पसंद की गाड़ी खरीद कर देंगे। पापा ने वादा किया था कि जब मैं फाइनल सेमेस्टर में आ जाऊंगा तो वे मुझे मेरी पसंद की कार खरीद कर देंगे। पापा जो वादा करते थे उसे पूरा जरूर करते थे, मगर अक्सर मैं उनके साथ चालाकियां किया करता था। उनके बजट से अधिक का ही सामान खरीदवाता था। जब मैं फाइनल सेमेस्टर में आया तो जिद पर अड़ गया कि गाड़ी खरीदो। उन्हें क्या पता था कि मैं ऐसी गाड़ी के लिए जिद पर अड़ जाऊंगा जो उन्होंने कभी सपने में भी खरीदने की नहीं सोची होगी। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा 4 लाख खर्च करने का सोचा होगा, मगर मैं तो 40 लाख की गाड़ी पर अड़ गया था। आपकी कंपनी की 4 छल्ले वाली गाड़ी। मेरी वह जिद उनके लिए भारी पड़ी। उन दिनों पापा कुछ अवसाद में थे। शिमला यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर नहीं बन पाए थे। कुछ राजनीति हो गई थी। पापा उसके लिए सबसे बेहतर कैंडिडेट थे, पर उन्हीं के किसी साथी ने राजनीतिक जुगाड़ करके बाजी मार ली थी। वे गुमसुम से रहने लगे थे, पर उस पर से मेरी जिद। कई दिन हमारे बीच तर्क वितर्क चले थे। आखिरकार मैंने कुछ ऐसा कठोर कह दिया था कि वे कुछ नहीं कह पाए थे, चुप हो गए थे। उसी रात उन्हें दौरा पड़ा और वे नहीं रहे। उसी साल मम्मी रिटायर हुई थी। पापा गए उसके 5 महीने बाद मम्मी भी चली गईं। बस मैं और मेरा भाई रह गए थे। अब भाई की जिम्मेदारी मुझ पर है। वह पढ़ाई कर रहा है। उसने अपनी बात समाप्त की। आप हमारी कंपनी में ही नौकरी क्यों करना चाहते हैं? मेरे सहयोगी मिस्टर जोशी ने पूछा। आपकी 4 छल्ले वाली गाड़ी से प्यार है इसलिए, उसने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। क्या हमारी गाड़ी से प्यार होना ही यहाँ नौकरी के लिए आपकी सबसे बड़ी योग्यता है? सोढ़ी ने पूछा था। सबसे बड़ी नहीं, मगर एडिशनल जरूर है। जिससे प्यार ही न हो उस काम को हम सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करने के मकसद से करें तो उससे बहुत जल्दी ऊब हो जाती है। और मैं तो यह नौकरी सिर्फ 5-6 सालों के लिए करूंगा, उसके बाद कोई नौकरी नहीं, उसने बगैर किसी हिचक के कहा। ऐसा टारगेट क्यों है? मैंने पूछा। उसके बाद मुझे कुछ अपना उसके बाद मुझे कुछ अपना करना है, कुछ क्रिएटिव। वह सब मैंने पहले से सोच रखा है। और अगर आपको यह नौकरी न मिले तो? मेरा सवाल था। कोई बात नहीं, कुछ दिन बाद फिर कोशिश करूंगा। आपकी किसी और ब्रांच में करूंगा। किसी और कंपनी में क्यों नहीं ट्राई करते? मिस्टर सोढ़ी ने पूछा। कहीं और काम नहीं कर पाऊंगा। यह तो आपने बहुत जोखिम भरी जिद पाल ली है, मैंने कहा। यही मेरा नेगेटिव साइड है। जो तय कर लेता हूं वही करता हूं। यानी आप मूडी आदमी हैं। जो आपको पसंद है वही करते हैं, दूसरे की बिल्कुल नहीं सुनते। यह तो हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, मैंने कहा। यह मेरे बारे में गलत व्याख्या है। ऐसा नहीं कि दूसरों की बात नहीं मानता। जिन मामलों में मेरे विचार स्पष्ट हैं उन पर दृढ़ता से काम करता हूं, साबित करता हूं कि जो मैं सोच रहा हूं या जो कर रहा हूं वह कैसे ठीक है। अपने काम के प्रति डेडिकेशन में कमी नहीं मुझ में, उसने सफाई दी। मगर आपको गाड़ियों से प्यार है, आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी की हुई है, तो मार्केटिंग के बजाय इंजीनियरिंग साइड में क्यों नहीं जाते? मिस्टर सोढ़ी ने पूछा। इंजीनियरिंग में काम करना होता तो मार्केटिंग ही नहीं करता।
गाड़ियों के बारे में तो मैं जानता हूँ, पर गाड़ियों के बारे में लोग क्या सोचते हैं, वह जानना चाहता हूँ, उसने बड़ी सफाई से कहा। आप में एक बात बड़ी दिलचस्प है, गाड़ियों से बातें करना। हमें जिज्ञासा हो रही है कि आप किस तरह गाड़ियों से बातें करते हैं। क्या आप हमें उसका एक नमूना पेश करेंगे? मिस्टर जोशी ने कहा। यह कोई मदारी का खेल नहीं है, जब फरमाइश हो डुगडुगी बजाकर खेल शुरू कर दूं। जब मैं भीतर से चार्ज होता हूँ, गाड़ियों के साथ बात करने का एक तार जुड़ता है, तभी उनसे बातें करता हूँ। हर समय और हर कहीं हर किसी गाड़ी से नहीं। उसके स्वर में कुछ खींच सी उभरी थी। ओके, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। अगर जरूरत समझी तो एक हफ्ते बाद आपसे संपर्क करेंगे हम। मैंने बात समाप्त की थी। उसने कुर्सी से उठते हुए हम तीनों को धन्यवाद कहा और बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद हम तीनों के बीच स्वाभाविक मंथन शुरू हो गया था। मिस्टर जोशी ने उसके जाते ही कहा था, अच्छी कहानी गढ़ लेता है, मगर इसमें गजब की साफ गोई है। कोई इस तरह अपने नेगेटिव पॉइंट्स नहीं बताता। नौकरी पाने के लिए तो लोग जितना हो सकता है अपने बारे में पॉजिटिव ही बताते हैं, मिस्टर सोढ़ी ने कहा। लेकिन स्वभाव से अड़ियल है, ऐसे लोग कंपनी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं, मिस्टर मिस्टर जोशी ने तर्क दिया। मगर मुझे पता है कि मार्केटिंग में अड़ियल आदमी ज्यादा बेहतर काम कर सकता है। इसमें दूसरों से कुछ अलग जरूर है, कुछ नया करने का जज्बा है इसमें। फोकस्ड है, पॉलिश्ड नहीं है तो क्या हुआ, फोकस्ड होना इसकी बड़ी खूबी है, मिस्टर सोढ़ी ने दृढ़तापूर्वक कहा। मैं उन दोनों की बातें सुनता रहा। उनकी बातें सुनते हुए मेरे सामने से अनिमेष कहीं गायब हो गया था। उसकी जगह मेरे बेटे ने ले ली थी। आप क्या सोचते हैं मिस्टर सिंह? आप क्या सोचते हैं मिस्टर सिंह? मिस्टर सोढ़ी के सवाल से मेरा ध्यान भंग हुआ। अभी इसके बारे में मैं कोई ठीक ठीक राय नहीं बना पाया हूँ। पूरा इंटरव्यू हो जाने के बाद ही कोई राय दे पाऊंगा। अभी तो हमारे पास वक्त है, इसके बारे में फिर से एक बार विचार कर लेंगे, मैंने कहा और अगले कैंडिडेट को बुलाने के लिए घंटी बजा दी। उस दिन अनिमेष मेरे सामने अलग रूप में उपस्थित था। पता नहीं क्यों मुझे बेचैनी हो रही थी कि जल्दी 6 बजे और मैं घर के लिए निकलूं। दफ्तर के काम निपटाते हुए हर वक्त मेरी नजरों के सामने या तो अनिमेष का चेहरा घूमता रहता या फिर मेरे बेटे का। घर पहुंचकर जल्दी से खाना खाया और पान की दुकान के लिए निकल पड़ा। लगभग लगभग यही वक्त होता है जब अनिमेष वहां सिगरेट फूंकते हुए मिल जाता है। मैं हड़बड़ी में था कि कहीं मेरे पहुंचने से पहले वह वहां से निकल न जाए। इससे पहले कभी उसने उससे मिलने की ऐसी चाह नहीं जागी थी, मगर आज ऐसा क्यों था कि दिल धड़क रहा था। दूर से ही पान की दुकान पर खड़ा वह सिगरेट फूंकते हुए दिख गया। दिल की बढ़ी हुई धड़कन सामान्य होने लगी थी। मैंने अपने को संयत कर लिया। क्षण भर में ही तय कर लिया कि उससे क्या बात करनी है और कितनी करनी है। मैंने अपने चेहरे पर दृढ़ता लपेट ली। मुझे देखते ही उसने नमस्ते किया। मैंने पूछा, कैसे हो? सामान्य, रोज जैसा, उसने संक्षिप्त उत्तर दिया और पूर्ववत सिगरेट फूंकता रहा। मैंने सिगरेट जलाई और उसके पास आकर खड़ा हो गया। उसे जैसे अपने इंटरव्यू के बारे में कोई जिज्ञासा नहीं थी। यह जानने की कोई उतावली नहीं थी कि उसे नौकरी मिलेगी या नहीं। उसने मुस्कुराते हुए बड़े उत्साह के साथ कहना शुरू किया, आपका दफ्तर बहुत सुंदर है सर। उधर से गुजरते हुए बाहर से तो मैं उसे अक्सर देखता रहता हूँ, पर अंदर की डिजाइन और इंटीरियर आज देख पाया। किस आर्किटेक्ट ने नक्शा तैयार किया था? वह ऐसे बताया जा रहा था जैसे कोई बच्चा अभी अभी मेला देखकर लौटा हो। उसकी बात सुनकर मुझे बड़ी कोफ्त हुई। सोचा, किस मिट्टी का बना है यह? मैं उसकी तारीफ पर बस मुस्कुरा कर रह गया। इंटरव्यू के बारे में बात मैंने ही शुरू की। तुमने इंटरव्यू बहुत अच्छा दिया निमेश, मगर कुछ दूसरे मेंबर्स तुमने इंटरव्यू बहुत अच्छा दिया निमेश, मगर कुछ बातें जल्दबाजी में या फिर इमोशनल होकर बोल गए, जो हमारे दूसरे मेंबर्स को अच्छी नहीं लगी। साफगोई अच्छी बात है, मगर इतनी भी नहीं कि उससे तुम्हारे बारे में किसी को नेगेटिव धारणा बनाने में मदद मिले। सिर्फ 5 साल नौकरी वाली बात तुम्हारे खिलाफ गई है।
मुझे लगता है तुम लूज कर सकते हो। हालांकि अभी कुछ और इंटरव्यूज होने हैं, देखो क्या होता है। जितना बेहतर हो सकता है मैं तुम्हारे लिए करने की कोशिश करूंगा, मगर फिर भी न कर पाऊं तो बुरा न मानना। कोई बात नहीं सर, आउट ऑफ द वे जाकर कुछ मत कीजिएगा। अगर मुझे सचमुच मेरी काबिलियत की वजह से चुना जाएगा तो अच्छा लगेगा, मैं ज्यादा सहज ढंग से काम कर सकूंगा। उसने सिगरेट नीचे फेंक दी। उसे पांव से कुचल कर बुझाते हुए उसने बात समाप्त की। बड़े आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए उसने मुझसे हाथ मिलाया और गुड नाइट बोलकर चला गया। कहानी समाप्त हो गई।